लेकिन मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देखने वाला हूँ आगे चल के। वो पूरा दब गए थे मलबे के नीचे में, पूरा एकदम दीवार टूट चुका था। कहीं पर भी कोई भी चेंज इन वेदर 10 मिनट के अंदर में भी हो सकता है। वो पकड़ के उसको फोरकास्ट करके हर एक आदमी तक पहुंचाना इज वेरी मच इम्पॉसिबल। This is Erudition India podcast, where academic wisdom and pop culture coincides. Hello and welcome to the third episode of EI podcast. Today we have weather expert Mr. Robindra Goenka. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ, मैं रविंद्र गोयनका और मैं बहुत खुश हूँ मतलब EI पॉडकास्ट पे आके। एंड होप करता हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब मैं दे पाऊँगा। तो देखते हैं। So please tell us what made you decide to be a weatherman? समथिंग दैट ऑकर्ड वेरी अर्ली इन माई लाइफ। जब मैं स्कूल में था तो वन फाइन मॉर्निंग मैं सुबह में निकला और उस टाइम में एक बहुत बड़ा तूफान आया। सो वो तूफान बोल सकते हैं कि मेरा पूरा चीज़ों को मतलब इतना डिस्ट्रक्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देखने वाला हूँ आगे चल के। तो जब मैं अपना घर की तरफ आया उस टाइम देखा कि मेरा जो घर जो पूरा का पूरा डैमेज हो चुका था। तो बेसिकली सुबह में सिर्फ मम्मी थी उस टाइम में घर के अंदर में। एंड मुझे लगा कि मम्मी कहाँ पर है। एंड व्हेन आई गॉट क्लोजर तो देखा कि वहाँ पे नहीं थे, बट बाद में रियलाइज किया शी वॉज टेकन टू द डॉक्टर। वो पूरा दब गए थे मलबे के नीचे में, पूरा एकदम दीवार टूट चुका था। इट वॉज इज टोटली डिस्ट्रक्शन। तो वहाँ से मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, सो जहाँ से आदमी के पास भी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज, ऑन टाइम नॉलेज, जो पैनिक भी नहीं क्रिएट करे, बट वो प्रॉपर तरीके से वो नॉलेज इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे ताकि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके टाइमली। और अगर नहीं भी कर पा रहे, अगर उसमें भी बैठ जा रहे, वहां पर भी वो फंस भी जा रहे हैं, तो उसमें भी वो अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करे। कहीं पर भी कोई भी चेंज इन वेदर 10 मिनट के अंदर में भी हो सकता है। और 10 मिनट में कोई भी फोरकास्टर कहीं पर भी मैं बोल दूं, वो रडार हो, वो सैटेलाइट हो, वो पकड़ के उसको फोरकास्ट करके हर एक आदमी तक पहुंचाना इज वेरी मच इम्पॉसिबल। And this was in the year? दिस वाज इन द ईयर ऑफ 1997। 1997। और वहाँ उस टाइम में तो मतलब बेसिकली वेदर में वैसा कुछ डेवलपमेंट, आज जितना एप्स है, जितना कुछ हमारे हाथों में सब कुछ रेडी है, तो उस टाइम में वैसा कुछ नहीं था। तो माय फर्स्ट प्रोपोजिशन जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम में भी और आज भी, कि अगर मैं कहीं पर ऐसा जगह पहुंच जाता हूँ जहां पर मुझे इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं नेचर को समझ के, मैं नेचर एज ए लेमैन, मुझे कुछ नहीं आता वेदर के बारे में, बट फिर भी मुझे वो बेसिक आइडिया होना चाहिए जो आइडिया से मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता हूँ। आज कोई भी बोलता है कि मतलब वेदर इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस, फाइन। टिल 1950s मेरे पास में एक डेटा मैंने पढ़ा था कि इट वाज अ साइंस ऑफ, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स बेसिकली। हाँ, तो वहां से उसको साइंस पे लाया गया बिकॉज उसमें फॉर्मूलाज, उसमें एक डिसिप्लिन क्रिएट किया गया, बट उसके पहले ना ऑब्जर्वेशंस पे काम होता था। एंड वही ऑब्जर्वेशंस जो है ना, वो ऑब्जर्वेशंस कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आज अगर आपको वेदर नहीं पता है, एज ए बिजनेसमैन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वेदर नहीं पता है प्रॉपरली, यू कैन नॉट कैरी ऑन योर ओन बिजनेस इन ए प्रॉपर मैनर। इवन इफ यू हैव गुड कैपिटल, यू हैव गुड इंश्योरेंस फैक्टर का वर्किंग आउट फॉर यू, अच्छा गोडाउन है, सब कुछ आपका स्टॉक है, बट वो वेदर जब तक आपको प्रॉपर वेदर विंडो नहीं मिलेगा, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा नहीं पाओगे। सिंपल सा बात है। लिविंग इन अ टाइम लाइक दिस, आज के डेट में किसी स्टूडेंट को या फॉर दैट मैटर किसी भी पर्सन को AQI, RH इन सब का इम्पोर्टेंस जानना कितना जरूरी है एंड हाउ टू नो अबाउट दीज थिंग्स? अभी तो काफ़ी सारे ऐप्स आ चुका है एंड काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है गूगल में। आप अगर कोई भी चीज़ का डेटा डालते हो, मतलब कुछ भी नाम डाल देते हो, गूगल आपको संगे संग उसके बारे में बता देता है। वाई गूगल एज वेल एज वेदर अल्टीमा, मैं ये इस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आपको हर चीज़ को संग लेके चलना है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। हम लोग बिना इंटरनेट के काम करना, वो चीज़ पे हम लोग ज़्यादा करके स्ट्रेस दे रहे हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आसमान में बादल है, बारिश होगा, लेकिन बारिश हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक पोल्यूशन लेवल है कहीं कहीं पे सिटीज में। जो बादल किसी दूसरे जगह में बारिश देके आ रहा है, सेम बादल जब कलकत्ता के ऊपर आ रहा है, किसी सिटी, प्राइम अर्बन सिटी के ऊपर में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि कोई बारिश नहीं हो रही। तो इस जगह में क्या इफेक्ट करे कि वो पोल्यूशन लेवल काम कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द AQI, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
किसी भी आदमी, मतलब बच्चे को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे जो होते हैं ना वो दे आर द गुड प्रीचर्स। मतलब आप उनको सिखा दो, उसके बाद में वो आगे चल के और 4 आदमी 10 आदमी को बताना बताना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे आर द वेरी गुड प्रीचर्स। सिमिलरली RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो ह्यूमिडिटी फैक्टर से आपको आपका आज के टाइम में डिस्कम्फर्ट लेवल समझ में आ जाएगा कि आज अगर आप शहर में हो तो अगर 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उसका आपको कितना डिस्कम्फर्ट लेवल समझ में आएगा। और सेम आपको वही चीज अगर आप बाहर में किसी आउट स्टेशन या सबर्ब्स या गांव के तरफ में हो तो आपको वहां पे आप देखोगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इवन इफ इट इज 70% आपको उतना तकलीफ नहीं हो रहा है। फिर आ रहा है UVI, तो अल्ट्रावायलेट इंडेक्स का, क्योंकि आप कितना एक्सपोज हो रहे हो सन पे, उससे आपका चांसेस बढ़ रहा है, आपका स्किन कैंसर का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो देयर आर फेजेस जहाँ पे वक्त होता है, दिन का एक एक वक्त होता है, टाइम होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब हीट वेव गया तो उस टाइम में क्या होता है कि मतलब जो सन का जो रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन होता है, वो काफी हाई होता है दिन के टाइम में। और सबसे ज्यादा मेरा जो मशीन्स है वो सब गैजेट्स में UVI, सोलर रेडिएशन, ये सब जो दिखा रहा था कि उसमें सबसे ज्यादा UVI अपना सुबह का 10 बजे से लेके दोपहर का 2 बजे तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर मैं उस टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ तो, या मैं उसके पहले अपना सब काम करके या इंडोर्स में रहने का कोशिश करता हूँ। सिमिलर जैसे तूफान होता है तो थंडरस्टॉर्म होता है तो अपने एक इंडोर वाला प्लेस में अपने आप को शेड दे देते हैं। तो इट इज समथिंग जो इनविजिबल है, लेकिन उस इनविजिबिलिटी को भी मुझे मानना पड़ेगा और मान के मुझे बस उसी तरह से मुझे काम करने का कोशिश करना पड़ेगा। बट अगर आपको बाहर रहना ही है, जो आज के टाइम में मेजर पीपल को रहना पड़ता है, आउटसाइड वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ऑन इन दैट केस क्या होता है कि हम लोग बाहर भी जब रहेंगे तो उस टाइम में अपने आप को किस तरह से कवर कर लेंगे, किस तरह से UV प्रोटेक्टेड कपड़ा होता है, ठीक है, तो वो सब कपड़ा अगर हम लोग कवर करके रखते हैं तो वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ। What are the basic tools and machineries that you use on a daily basis? देर आर बोथ, मतलब फिक्स्ड एज वेल एज पोर्टेबल मशीन्स है मेरे पास में। Okay, ओके, तो कुछ मशीन्स मैं दिखाऊंगा आपको, तो इन दैट केस मतलब kindly show us. ओके फाइन। तो फर्स्ट कम्स दिस वन। तो ये जो मशीन है Mhm. ये बेसिकली, इसको मैं ऑन करता हूँ तो दिस इज अ लाइटनिंग डिटेक्टर मशीन। इस, हाँ, तो इसको कोई भी तरह का इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कंप्लीटली साउंड वेव को पकड़ता है और साउंड वेव के थ्रू चलता है अपने से 40 किलोमीटर का रेडियस में, ठीक है। कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स अगर हो रहा है तो उसका नंबर्स और उसका किलोमीटर अब मेरे को शो करना शुरू कर देता है। सो मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ये सब चीज़ों को धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स में लाने का, क्योंकि ये जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से तो इसका कॉस्ट करीबन करीबन मतलब इट्स ए फ्लेक्सिबल टाइप डबल से भी ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो अगर पीपल और बच्चे लोगों के पास में ये सब इक्विपमेंट्स आना शुरू हो जाए, वी कैन इजीली सेफ गार्ड आवर सेल्फ। फॉर द फार्मर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो गांव में काम कर रहे हैं। रोज हम लोग के पास में खबर आता है, हम लोग बोलते रहते हैं कि आप जब थंडर स्टॉर्म आपको सुनाई दे रहा है आप शेड में चले जाओ, लेकिन होता नहीं है। काफी खुले जगह पे बहुत आदमी लोग रह जाते हैं, गाय रहते हैं, उनको लेके लौटते लौटते उनको वो थंडर स्टॉर्म के चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पर ये सब जो मशीन है, आप गांव के जो पंचायत हो या कोई भी हो, अगर वो हमारा जो गवर्नमेंट है अगर ये सब चीजों को इजीली अवेलेबल कर दे तो दे कैन इजीली सेव देमसेल्व्स। क्योंकि ये जब भी सुनेगा ये बीप करना शुरू कर देगा। अगर मैं पकड़ता हूँ कि 20 किलोमीटर पहले से भी अगर बीपिंग शुरू हो जाता है, सो वी हैव ए गुड पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट मशीन है, एनिमोमीटर है एक। ये रहा, ये एनिमोमीटर एक तरह का, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एनिमोमीटर। ये मेरा भैया ने मुझे अभी जस्ट कुछ दिन पहले गिफ्ट किया था। ये काफी पुराना बट बहुत सही एनिमोमीटर है। Old is हाँ, gold. ओल्ड इज ऑब्वियसली ऑब्वियस, एवरी टाइम गोल्ड। और ये भी एक एनिमोमीटर है जिसमें आपका टाइम, टेम्परेचर और विंड Function क्या करता है ये बेसिकली इसके थ्रू जब विंड पास करता है तो यहाँ पे हम लोग को उसका जो डेटा है कि विंड का स्पीड कितना है, ये हैंड हेल्ड है। Okay. हाँ, बट इसका जो एक लिमिटेशन है इसमें। हम्म। क्या लिमिटेशन है कि ये 100 टू 105 किलोमीटर तक ये अपने आप को सस्टेन करवा सकता है, उसके बाद में ये रिकॉर्ड नहीं देगा। तो Okay. इसका एक लिमिटेशन है। और जो मैं बोल रहा था कि फिक्स्ड वाला जो पार्ट है वो मेरे घर में बैठा हुआ है यहाँ पे। एक कोलकाता में भी है और एक झारखंड में भी है। मेरे पास में 2 स्टेशन है। तो इसमें क्या होता है, एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड ऑल्सो। ईस्टर्न इंडिया का जो वेदर कॉन्सेप्ट है, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स वन। मतलब यहाँ पे हर चीज दिखता है। हम्म। यहाँ पे आपको हीट वेव दिख जाएंगे, कोल्ड वेव दिख जाएगा,
स्टॉर्म दिख जाएगा, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो तो आ चुका है, मतलब वो पहले भी था, बट डाइवर्सिफाइड वेदर. हाँ, तो इट्स कम्प्लीटली अ कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिफाइड वेदर। Coming to the next question, being half Bengali and half Marwari, आपको इन दोनों कम्युनिटीज के सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? बंगाली कम्युनिटी, मैंने जो अभी कुछ देर पहले बोला था कि क्रिएटिविटी, वेदर इज एन आर्ट, 50 तक था, उसके बाद में ये साइंस में चला गया। तो बेसिकली ये जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, ये बंगालीज में काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे अगर बोलूँ कि मुझे वेदर के बारे में जो बहुत कुछ मालूम चला है, दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक्स एक्चुअली, वो भी मुझे बंगाली कम्युनिटी से पता चला है, फ्रॉम द पीपल ऑफ बांग्लादेश। ओके. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको मतलब एक अलग ही, वो दे नो समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस वेदर, ठीक है। जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, दे आर वेरी गुड इन बिजनेस। वो अगर बड़े हो रहे हैं ना, उनके चारों तरफ को लेके वो बड़े होते हैं। बट बोथ द कम्युनिटीज हैव लॉट ऑफ थिंग्स। एक बात मैं बोलना चाहूंगा इन, कि वेस्ट बंगाल में जो है सब बंगालीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। Coming to the next question, climate change is a very serious topic that we are all learning about. तो एक अनस्किल्ड लेबरर को कैसे इम्पैक्ट करता है? एक ऐसा पर्सन जो आउटडोर काम कर रहा है और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर ही काम करना पड़ता है, ये चीज कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहा है? द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो रेड कॉलर्स होते हैं, मतलब जो बाहर जो काम करते हैं, सो दे हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, क्योंकि वो छोटा छोटा चीज उनका ड्यूरेबिलिटी ऑफ वर्क को बढ़ा देगा। आज नहीं तो क्या होगा कि आज अगर मैं एज ए नॉर्मल पर्सन, अगर मैं अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्टेड या कवर्ड नहीं रखता हूँ हीट वेव के टाइम में, तो वो जो लू मुझे लगेगा, मुझे जो डिहाइड्रेशन होगा, मुझे जो तकलीफ होगा, वो मेरा काम को फॉर द नेक्स्ट 7 डेज मुझे घर में बैठा देगा। सिंपल सा बात है। तो मुझे हर चीज को, छोटा से छोटा चीज को, हाँ, मुझे कैलकुलेट करके, कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा। आज अगर कोई फोरकास्टर बोल रहा है कि कल तूफान आएगा, और अगर कल तूफान नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट डे वो बोलेगा कि कल तूफान आएगा। ओके, तो फिर अगर मैंने सोचा अरे वो उसका तो बात उस दिन नहीं मिला, नहीं सुनेंगे। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, कि जिस दिन सच में शेर आता है ना, उस दिन कम आदमी सुनते हैं। तो ये चीज को सुनना समझना चाहिए, बिकॉज हम लोग जब बोल रहे हैं कि कल तूफान आएगा, तो मुझे पता है कि वो तूफान कितना क्लोज से गया है। आपके यहाँ तूफान नहीं हुआ होगा, बट आपसे 10 किलोमीटर दूर जितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा वो आपको पता भी नहीं है, जो उसको पता है। तो इसलिए आपको हमेशा वेदर रेजिलियंट या वेदर से प्रोटेक्शन लेके आपको चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली आप मुंह धोते रहिए, ठीक है, फ्रेश रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने और एक चीज देखा है कि ये जो अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं, जो एकदम ऑन ग्राउंड लेबरर्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ गुटखा या समथिंग लाइक वो सब कुछ खाते रहते हैं, और उनका पेट खाली रहता है। ओके, मैंने खुद अपने सामने में देखा है कि दे आर स्टैंडिंग, और खड़े खड़े वो गिर गए। ओके, दे जस्ट फॉल डाउन, उनको टाइम भी नहीं मिला, वो समझ भी नहीं पाए मतलब क्या हुआ उनके साथ में। हाँ, तो ये क्या होता है, उनका जो मतलब बॉडी का जो फंक्शनिंग है, ब्लड प्रेशर, ये सब को कंट्रोल करता तो है, ये सब कुछ को इफेक्ट कर रहा है, और इफेक्ट करके उनको एक डिस्ट्रेस पोजीशन पे ले जाएगा। शाहरुख खान के स्वदेश मूवी में हम लोग देखा था कि ए सहदेव बता तो जरा, एंड सहदेव लुक्स अप इन द स्काई कि आसमान साफ है, 2 दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे, एंड देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मोहन भार्गव्स कैरेक्टर एंड सहदेव्स कैरेक्टर कि दोनों अल्टीमेटली सेम ही काम कर रहा है। उस विलेज ओरिएंटेड नॉलेज जिसका आज भी एक प्रेवलेंस है सोसाइटी में, वहां से लेकर आज के मॉडर्न डे एप्लीकेशंस जो हम लोग स्मार्टफोन्स में यूज कर रहे हैं, हाउ डिड इट ऑल इवॉल्व? जो मैंने अभी बोला कि मुझे ऑन ग्राउंड का जो नॉलेज, जो फर्स्ट बेसिक नॉलेज मुझे मिला था, दैट वाज फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, ऑक्सफोर्ड का। मुझे आज भी याद है, इट वाज समथिंग 45 पेज नंबर 45 एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पे एक चीज इंसाइक्लोपीडिया में दिखा कि जो प्लेन का जो फ्रंट फेस नोज होता है, उसमें उसका एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ रहता है। दैट स्टार्टेड ऑल्सो टीचिंग मी। ये जो गांव के आदमी लोग जो बोलते हैं ना, तो ये जो आसमान देख के बोलना, टोटली ये आउट ऑफ बुक्स है। एंड मैंने जो कुछ देर पहले बोला कि बांग्लादेश के कुछ आदमी लोगों से मुझे वेदर के बारे में काफी मतलब पता चला है, एंड दे सीरियसली दे टॉट मी सम ऑफ दोस ट्रिक्स और सम ऑफ दिस मतलब टैक्टिक्स, मतलब जिसको देख के आपको नेचर का साइंस से आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ होने वाला है वेदर में। जैसे अर्थक्वेक के पहले क्या होता है कि कुत्ते जो डॉग्स जो होते हैं वो भौंकना भौंकना शुरू कर देते हैं। अगर जंगल में है तो एलिफेंट्स निकल के आ जाते हैं, एंट्स निकल के आ जाते हैं, बिकॉज दे नो द प्राइमरी वेव्स।
जो हम लोग को फील नहीं होता उनको फील हो जाता है। कुछ हद तक वैलिडिटी है इस चीज का। ऑब्वियसली साइंस इज समथिंग, जब तक वो खुद प्रूव नहीं करते वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आई हैव सीन माई सेल्फ, क्योंकि जब तूफान आया था, जब मैं तालाब में था, जब तूफान आया था, उसके पहले ही जो मेरे मतलब रिलेटिव, मेरे मामा जी बोल रहा था, वो बांग्लादेश के ही थे। एंड ही वॉज माई वन ऑफ माई टीचर्स, एक्चुअली बोल सकते हो प्राइम टीचर्स। तो उन्होंने मुझे तूफान आने के पहले ही बोल दिया था। 5 साढ़े 5 बजे जब मैं तालाब में उतरा तब धूप आया था, मतलब सनराइज हो चुका था, तब कोई क्लाउड्स नहीं था। लेकिन उसके 10 मिनट बाद जब हल्का हल्का बादल आना भी शुरू हुआ, उस टाइम वो बोले कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वी हैव सो मच ऑफ टाइम, ठीक है, नेचर के साथ में हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था। रीडिंग द नेचर। एब्सोल्युटली, बेसिकली उस टाइम में हम लोग, उन्होंने जो मुझे बाद में बताया कि वो जो नारियल का पेड़ होता है ना, वो नारियल का पत्ता का कलर पूरा बदल जाता है। जब 2017 का बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम में भी मैं घाटाल में था। इट वॉज टोटली सनी, चल रहा था, क्योंकि वहां पे कोई नेट एक्सेसिबिलिटी भी नहीं था, हो रहा था, क्योंकि कनेक्शन बिल्कुल नहीं था। फोन कॉल नहीं हो रहा था। हम लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, इधर आओ उधर आओ, मतलब इधर चलो। तो सडनली मुझे समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है, बिकॉज वो जो पत्ता का कलर था वो मैं नोट नोट कर रहा था। वहाँ का इवेपोरेशन रेट, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन सब चेंज हो रहा था। और मैंने बोला कि जल्दी से निकलो वहाँ से। लेकिन जो बोट्समैन था, वो जो चला रहा था, वो मुझे बोला, माझी जो बोला, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। एंड विद इन 15 मिनट्स इज कम्प्लीटली चेंज। मतलब आपको वो चीज पे कंटिन्यूटी रख के, आपको टेक्नोलॉजी को साथ में लेके, आपको चीजों को इवॉल्व करके सबके सामने में बताना पड़ेगा कि दिस इज द इजीएस्ट वे वी कैन अंडरस्टैंड। Coming to the next question, a lot of middle school students are terrified of geography. इन लोगों को geography बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, लेकिन ज्योग्राफी के मैप पॉइंटिंग या जो टोपोग्राफी होता है ये इनको करना ही नहीं है। सो व्हाट आर योर मैसेज फॉर द पेरेंट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स एज वेल एज दी स्टूडेंट्स? सी, ज्योग्राफी इज समथिंग जो मुझे लगता है कि अगर मतलब मैं उसे स्टडी नहीं करता तो मुझे साइंस के जो डिफरेंट फीचर्स है, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं चलता। इफ वी स्टार्ट विथ समथिंग लाइक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज मतलब अगर मैं एक अर्थ के बारे में या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे फिजिक्स के बारे में सोचना पड़ता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में सोचना पड़ता है, तो केमिस्ट्री आ जाता है। क्या उसमें कोई लाइफ प्रेजेंट है, तो ये टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। तो ज्योग्राफी पे ना अगर कोई अच्छा से ध्यान दे, उस पर अगर अच्छा से फोकस करे ना, फॉर ऑल द गार्जियन एज वेल एज द स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सब कोई सोचता है कि ज्योग्राफी इज ए थियोरिटिकल सब्जेक्ट। बेसिकली ज्योग्राफी इज नॉट ए थियोरिटिकल सब्जेक्ट, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू अ पीटी। मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी देता हूँ कि आज मुझे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देर आर से सपोज 6 फिजिकल फीचर्स है। क्या क्या है? हिमालयस, नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आता है आपका डिकन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू, उसमें 2 साइड है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। थार डेजर्ट है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं छोटा से, हर एक इंसान इंडिया में जो रहता है वो हर रोज उठ के अब वो सब चीज को एक बार में देखता है, और एक बार नहीं, दिन में कई बार देखता है। अब बोलोगे कैसे? कैसे? हर एक मैप का जो टॉप होता है वो क्या होता है? नॉर्थ होता है। नॉर्थ होता है। अब मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरा चेहरा है, हाँ, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा बन गया हिमालयस। देखो, ओके। तो दिस इज तिब्बत। तिब्बत का जो साइड है वो प्लेटू है, राइट। हम्म। तो इसलिए पूरा डाउन नहीं जा रहा है, जबकि जो सदर्न फेस है हिमालय का वो स्टीप है, नीचे आ गया। ये इतना फर्टाइल है कि इतना ग्रोथ दे रहा है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन है। ग्रेट। हाँ, तो इसके बाद में ये जो पोर्शन है, ये देखिए ब्रोकन है, तो दिस इज माई ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट इज कंप्लीटली ब्रोकन। ये है मेरा वेस्टर्न घाट, कंटिन्यूअस है। बीच का जो एरिया है ये मेरा प्लेटू है। प्लेटू में क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। देखो, कैल्शियम है, मिनरल्स है। आप चीज को देखो, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूँ। ये जो मेरा नॉस्ट्रिल का देखो, जब सर्दी लगता है तो यहीं से पानी आता है, तो ये मेरे रिवर्स का सोर्स है, ये हिमालय। फाइन, वंडरफुल। और उसके बाद में यहाँ का थोड़ा थोड़ा जो कोस्टल प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन है। यहाँ पे जाके गड्ढा, मतलब कि मेरे सीज है, वाटर बॉडीज है, और फिर ये आइलैंड बन जाते हैं। और जो मेरा जो वेस्टर्न साइड, ये जो मेरा नॉर्थ अगर ये है, तो मेरा आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड ये होगा। तो ये जो देखो एकदम ड्राई रहता है, यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है, तो ये मेरा थर्ड डेजर्ट है। तो अगर आपको पढ़ना है, दीज आर ऑल दोज थिंग्स जो मैंने डे आफ्टर डे सोच सोच के डेवलप किए। तो ज्योग्राफी इज समथिंग ऐसा है कि आपको इजी वे में अगर आपको कोई समझा देता है ना, जैसे, तो इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग कभी भी कोई भी चीज को ग्रैब कर सकते हैं। ज्योग्राफी को पहले दिन से ही हिस्ट्री के साथ में जोड़ दिया गया है, जबकि ज्योग्राफी शुड बी अ सब्जेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद साइंस
एज वेल एज हिस्ट्री, बट उसका एक अलग डेफिनेशन है। इट कंप्लीटली अ मदर सब्जेक्ट, और उसका बेसिस जितना आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, आपको काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी इजी रहेगा। मुझे एक ही चीज़ सबसे बोलना है कि आप हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, लेकिन वो चीज़ आपके पास में तभी इजी होगा जब आप उस चीज़ को दिल से पढ़ना शुरू करोगे। ये नहीं कि मुझे उसको पढ़ के मार्क्स स्कोर करना है। आपका एक रिसर्च पेपर था विच इज ऑन बबल थ्योरी ऑफ पोल्यूशन, हम्म। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए फॉर अस। या एक्चुअली ये मेरा खुद का एक रिसर्च था, फॉर 2006-7 से मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। तो एंड यहाँ का जो वेदर फिनोमेना है, तो वो वेदर फिनोमेना का जो मैंने टच बेसिकली पाया था वो है यूएस के साथ में। यूएस का जो मैप का जो सिनेरियोज है, मैंने फ्लोरिडा एंड मिसिसिपी, ये सब जो रीजन का जो मतलब स्टेटस था, या उस जगह पे जो साइक्लोन्स होते थे, हरिकेन्स होते थे, जो मैं उसी टाइम से मैंने फोरकास्ट कर लिया था कि मेरे यहाँ का भी जो मैप का सिनेरियो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, लैंडफॉर्म्स है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। करंट बोलिए, वार्म वाटर ओशन करंट्स बोलिए, तो मैंने देखा कि देर इज अ सिमिलरिटी द बिटवीन दिस वेदर एंड द वेदर ऑफ यूएसए। बेसिकली यूएसए इज ए टीचर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और वही हो रहा है। मैं 6-7 से बोलते हुए आ रहा था कि ये सब जगह में जैसे टॉर्नेडोज होता है, ये सब जगह में जैसे साइक्लोन्स होता है, जिस जो स्पीड होगा वो हमारे यहाँ पे 12 से 15 साल बाद होगा। एंड वी हैव फनी अम्फान वी हैव ओवर हियर, और अभी टॉर्नेडोज भी दिख रहे हैं। तो सिमिलरली क्या हुआ था, ये जो पोल्यूशन बबल थ्योरी था, इट वाज ए कल्मिनेशन ऑफ समथिंग कि जब मैंने देखा कि काफी तूफान जो अभी जो कालबैसाखी सीजन या नॉर्थ वेस्टर सीजन में आता था, पहले के टाइम में जो होता था कि जितने भी तूफान आते थे, वो तूफान नॉर्मली हमारे यहाँ एंटर करते थे। लेकिन ग्रेजुअली हमारे यहाँ पे जितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता गया, फैक्ट्रीज, फिर ट्रीज को काट दिया गया, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू हो गया, डेवलपमेंट शुरू हुआ, ऑटोमेटिकली ये AQI जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, मतलब बोला था, तो वहां पर भी उसके चलते क्या हो गया, जो डस्ट का कॉम्पोजिशन इतना बढ़ गया कि अब हमें बादल तो जरूर मिलता है लेकिन बारिश नहीं मिलता है। तूफान के टाइम में वो जो मेन जो तूफान का जो स्टॉर्म सेल है वो इतना वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ एन इनविजिबल बबल। वो बबल क्या चीज का है, पोल्यूशन का है। वो हमारे सिटीज पे क्रिएट होना शुरू हुआ है, सिर्फ अपना सिटी पे नहीं, ये दिल्ली में भी देखा गया है, हैदराबाद में भी देखा गया है। रिसेंटली आई एम रिसर्चिंग ऑन गुवाहाटी। ओके। ओके, तो बेसिकली और गुवाहाटी में भी स्टार्ट हो चुका है ये चीज। तो ग्रेजुअली डे आफ्टर डे जितने भी अर्बन मतलब हैबिटेट है, अर्बन पोर्शन है, इसी को ही बाद में 2019-20 में हीट आइलैंड का टर्म दिया गया। However, आई एम रिसर्चिंग फ्रॉम 2016 2006-7 से, और उसके बाद में 16 में भी काफ़ी सारे डेटास, उसके पहले भी, और काफ़ी सारे एविडेंस मैंने शो किए कि मतलब जहाँ पे मतलब विथ रडार्स एंड विजुअल्स, मतलब सैटेलाइट के पिक्चर्स से, कि आपका जो सिस्टम आ रहा है पूरा का पूरा फेड हो जा रहा है, और वो फेड होके फिर जब सिटी को क्रॉस कर जा रहा है, उसको फिर से जब मॉइस्चर मिल रहा है, वो वहां पे फिर तूफान स्टॉर्म सेल्स फिर स्ट्रांग हो रहा है, और करके फिर वहां से निकल जा रहा है। तो द सिटी इज बिंग एल्यूडेड। जबकि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट AQI कोलकाता में रिकॉर्ड किया गया था। इन दैट ईयर एक भी स्टॉर्म, आई मेंशन की, कोलकाता को नहीं छू के या विथ फुल स्ट्रेंथ, रादर विथ मोर स्ट्रेंथ, वो कोलकाता को हिट किया था। अगर आप मतलब कंपेयर करेंगे 2020 और अभी का जो टाइम है 21 के साथ भी, देर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ डिफरेंस। वो हम लोग को शो कर दिया कि वी आर एक्चुअली इनसाइड ए पोल्यूशन बबल। ऐसा क्या आपने देखा आसमान में, इन द नाइट स्काई और इन द डे स्काई, जो आपको आज तक अमेज करता है? अभी तक का सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद है वो है एक मेसोस्केल। मेसोस्केल जो होता है वो जस्ट टॉर्नेडो के पहले फॉर्म होता है, और उससे टॉर्नेडो क्रिएट भी हो सकता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो मेसोस्केल मैंने कोलकाता में देखा था। Okay. और सिर्फ मैंने नहीं, और भी मेसो स्किल्स कोलकाता में पकड़े गए हैं, मतलब कभी कभी। लेकिन वो जो फैक्ट है कि वो जो क्लाउड का जो विंड से जो रन अप होता है, जो ग्राउंड पे भी विंड का स्वेलिंग होना चाहिए, वो हिंडर्ड होने के कारण मेसो स्केल जो है वो फुल्ली टॉर्नेडो में अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पाया। बट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। और सेकेंड इवेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है एक अपर, मतलब क्लाउड से अपर स्ट्राइकनिंग, अपवर्ड स्ट्राइकनिंग, नॉट दैट कि वो ग्राउंड के तरफ या क्रॉलर नहीं था। दैट क्लाउड वॉज फार अवे फ्रॉम मी, और उसका स्ट्राइकनिंग थोड़ा ऊपर की तरफ गया था। सो दैट इज अ वेरी रेयर इवेंट, वो फ्लाइट से भी पकड़ में आता है कभी कभी। सो दीज टू इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो चीज, जो अगर स्टॉर्म का बात करूं, जो मेरा यहाँ पे दमदम में एक बार रिकॉर्ड हुआ था, मतलब आउटसाइड साइक्लोन,
वो था 138 किलोमीटर पर आवर का एक नॉर्वेस्टर या कालबोइशाखी। उसमें मेरा जो मतलब एनीमोमीटर का जो मतलब सिस्टम था वो थोड़ा टूट भी गया, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू रिप्लेस विद अनदर मशीन अगेन। और एक बार मैंने देखा था मॉर्निंग के टाइम में आफ्टर साइक्लोन, पूरा जो क्लाउड में, पूरा जो स्काई में इतना सुंदर से क्लाउड का एक स्वेलिंग फॉर्म हुआ था, और उसमें पूरा लग रहा था कि जैसे आई एम सीइंग द होल यूनिवर्स और होल मिल्की वे पूरा एकदम स्वेलिंग ऐसे कर्व करके एकदम अंदर तक। द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि वो जो क्लाउड का कलर था जब सनराइज के टाइम वो दिख रहा था, उस पे पूरा का पूरा विबग्योर या पूरा का पूरा जो 7 रेनबोज का जो कलर था, सब तरह का कलर्स उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था। वो बहुत सुंदर लग रहा था। As good as the Northern Lights, Absolutely like the aurora borealis, if it is called the tropical lights. tropical lights. So that's it for today. We hope you have enjoyed this episode. Keep watching and keep following. Thank you very much. Thank you.